हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हमने टोटल 6 लेक्चर्स तक ले लिए इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर। अब हमारा आज का लेक्चर जो इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर ही है। आज हम कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कि लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन दिए थे, जिसमें एक क्वेश्चन मेजरली लिया था जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक बोर्ड पे कि मिस्टर धर्मेश का था, जिसमें अंदर हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये पर्सन क्या हो रहे हैं कि रिटायर्ड हो रहे हैं। 35 ईयर्स एंड 7 मंथ की ड्यूटीज के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं। उन्होंने 35 ईयर्स एंड 7 मंथ तक उन्होंने अपनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को दिया। अब रिटायरमेंट उन्होंने जो लिया तो उसमें क्वेश्चन में बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जब एक क्वेश्चन जब सॉल्व हुआ और उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसमें ये थी कि सैलरी जो ड्यू होती है या फिर पेएबल होती है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट तारीख को होती है, फर्स्ट डेट को होती है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारी सैलरी होती है वो हमेशा रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर उसके बेसिस पे होता है। तो सेम उसी के बेसिस पे ये आज की भी इंफॉर्मेशन परफेक्टली प्रोवाइड की गई है। तो आज भी हम वैसी क्वेश्चन देखेंगे जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अभी हमारे पास एक मेजर क्वेश्चन है जिसके अंदर दिया गया है कि लिव एनकैशमेंट के ऊपर ही है। लिव एनकैशमेंट में 4 चीजें बताया। लास्ट 10 मंथ का एवरेज सेल एज पर द रूल्स ऑफ 30 डेज लीव्स, जो नंबर ऑफ ईयर्स में इतना लीव्स आपको मिलता है, जितना अगर आप एनकैश करते हो अपने नंबर ऑफ सर्विस में लेस अगर यूटिलाइज किया है, इंफॉर्मेशन दी गई तो यूटिलाइज हम लोग माइनस कर देंगे। तो जो बचा हुआ अवेलेबल लीव्स या फिर बैलेंस लीव्स रहेंगे उनको, और जो हमारा एवरेज मंथली सैलरी रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, ओके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें सैलरी एज पर द रूल्स आ जाएगा, सॉरी लिव एनकैशमेंट एज द रूल आ जाएगा। लिव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। लिव एनकैशमेंट ओके फॉर दैट पर्पज मैक्सिमम अमाउंट इज 3 लाख। वो चीजें भी हम लोग कंसिडरेशन परफेक्टली देख लेंगे। अभी बात करते हैं मिस्टर नरेंद्र हु रिटायर्ड। एक मिस्टर नरेंद्र है जो रिटायर्ड हुए फ्रॉम द सर्विस ऑफ होटल सैमोड लिमिटेड। एक सैमोड लिमिटेड नाम का होटल है, वहां से क्या हो गया, मिस्टर नरेंद्र रिटायर्ड हुए। कभी रिटायर्ड हुए? ऑन 31 जनवरी 2023 को। आफ्टर पुटिंग अ सर्विस ऑफ 5 ईयर्स, उन्होंने केवल 5 ईयर्स तक का सर्विस दिया। तो क्या है, ग्रेचुटी के लिए लायबल है? यस, इनको ग्रेचुटी मिलेगा। रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इन्होंने सर्विस का भी रिटायर्ड ले लिया 31 जनवरी 2023 को। तो यानी इन्होंने टोटल 10 मंथ काम किया। अब आगे देखते हैं अगर इनको पेंशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो इनका एज देगा तो पता चलेगा हमें इसके ऊपर। अभी इन्हें क्या क्या मिलता है बेनिफिट्स, उसके बारे में देखेंगे। सैलरी एट द रेट 16,000 पर मंथ। उन्हें पर मंथ क्या है, सैलरी दिया जा रहा है 16,000 पर मंथ। कॉम्प्रोमाइजिंग, अब जो 16,000 उनको सैलरी मिल रहा है उसको कॉम्प्रोमाइज करना, तो उसको बता रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या और मिलता है। उसके अंदर 10,000 रुपीज बेसिक सैलरी है टोटल 16 में। डियरनेस अलाउंसेस नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट 3,000 है। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस है 2,000। नाइट और ड्यूटी अलाउंस है 1,000। तो टोटल इन्हें क्या हो रहा है, टोटल 60,000 मिल रहा है। जो डीए मिल रहा है इनको डियरनेस अलाउंस, वो रिटायरमेंट की किसी बेनिफिट्स के लिए फॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद पेंशन एट द रेट 30% ऑफ द बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 Feb 2023। 1 Feb 2023 से क्या होगा, इन्हें बेसिक सैलरी के जो 30% रहेगा वो एज अ पेंशन के रूप में। बेसिक सैलरी कितना था, 10,000। बाकी तो अदर और अलाउंसेस थे। तो 10,000 का 30% होता है 3,000। तो 3,000 रुपीज क्या होगा, एज अ सैलरी बोल के इनको बेनिफिट्स के रूप में मिलना चालू हो जाएगा। तो वो भी एक चीज है, वो भी हमें बहुत अच्छे से कंसिडरेशंस में लेना पड़ेगा कि वो चीजें है कि नहीं। ओके, तो पेंशन है आ गया। बाकी अदर चीजें हैं कि नहीं, वो पढ़ने का हमें पता चले, कंसिडरेशंस में वो चीज कंसीडर की जाएगी कि नहीं, तो पता चलेगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है और जो इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ चीजें क्लियरली स्पेसिफाइड की गई।
आगे तो सैलरी समझ में आ गया कि उसमें 5 चीजें हैं। 10,000 में 15 जो 16,000 पर मंथ उनको सैलरी मिल रही है, उस सैलरी में 10,000 बेसिक सैलरी, 3,000 डियरनेस अलाउंस है, 2,000 सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस है और 1,000 नाइट शिफ्ट अलाउंस है। तो टोटल 16,000। जब हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 ऑफ मिस्टर नरेंद्र, तो उसमें हम लोग मेंशन करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी का बेसिक सैलरी करेंगे, डियरनेस अलाउंस करेंगे और डियरनेस क्या नॉट ओके परफॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में किसी में नहीं है, वो लिख देंगे 3,000 10,000 बेसिक सैलरी, 2,000 सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस और 1,000 नाइट शिफ्ट अलाउंस के रूप में दे दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आएगा पेंशन। पेंशन कितना 30, तो पेंशन कितने महीने के लिए आएगा 2 महीने के। बाकी सारे बेनिफिट्स 10 मंथ के लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया है कि सैलरी क्यों ड्यू हो रही है अभी तक। इसका मतलब हम एज्यूम करेंगे सैलरी लास्ट डेट ऑफ द मंथ, तो अप्रैल का 30 अप्रैल, मई का 31 में, उसी तरह जनवरी अप टू जनवरी तक का 31 जन तक सैलरी ड्यू। मतलब इस केस में क्या 10 मंथ की जगह पर 10 मंथ का ही सैलरी मिलेगा। प्रीवियस ईयर ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 का सैलरी 31 मार्च 2022 में, मतलब 21-22 का सैलरी 21-22 में मिल गया, वो 22-23 में नहीं आया। तो 22-23 में जो भी सैलरी रिसीव होगी दैट विल बी पार्ट ऑफ द सेम ईयर। आगे क्या लिखा है, लीव सैलरी @ 75,000 फॉर 2 to 5 days। लीव सैलरी इसको मिल रहा है कितना 75,000 फॉर 2 to 5 days के लिए। फॉर द लीव एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग 5 years, 5 years में मिला @ 45। मतलब अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया 30 लीव्स हम लोग लेंगे एज अ गवर्नमेंट के हिसाब से। अब इसमें इसको कितना मिल रहा है 45 लीव्स मिल रहे हैं। अब 45 लीव्स अगर मिल रहा है किसी को तो उसका है ऑर्गेनाइजेशन कितना भी दे सकता है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, इट में डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। लीव्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू एन एम्प्लॉय, लेकिन गवर्नमेंट ने 30 डिक्लेयर किया कि 30 से ज्यादा नहीं दे सकते हम लोग। अब दूसरी बात ये करते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से 30 into 5 होता है। 30 into अगर हम लोग 5 years कर ले तो 30 into अगर हम लोग 5 years करते हैं तो कितना होता है 150 होता है, बस उससे ज्यादा नहीं होता है। अब यहाँ पे 45 दे रहा, 15 ज्यादा कोई बात नहीं, हम 30 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 30 into 5 150 डेज इंटू कितना हो जाएगा, हमारा जो बेसिक सैलरी था 10,000 था, तो 10,000 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड बाय हमारा 30 डेज हो जाएगा इन अ मंथ। तो हमारा 5 महीने की सैलरी हिसाब से 30,000 50,000 हुआ जाएगा। वो भी ध्यान देना हम लोगों को। 3 लाख स्टैट्यूटरी लिमिट दिया गया लिव इनकैशमेंट में। गवर्नमेंट के हिसाब से 30 डेज का ही सैलरी होना चाहिए, तो 30 डेज इंटू 5 years 150 डेज डिवाइड बाय 30, तो 5 years आ गए इंटू 5 मंथ आ गए इंटू 10,000 पर मंथ, 50,000 अमाउंट हो जाएगा। 10 मंथ एवरेज सैलरी 10,000 इंटू 5 50,000, 10,000 इंटू 10 मंथ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी इंटू 10 years इंटू 10 month it will be 1 lakh. Amount actually received is 75,000. So what is the list of that 3 lakh 50,000 1 lakh and 75,000? 50,000 is a list. तो हमें टोटल लीव सैलरी नरेंद्र को कितना मिला 75,000। तो जब हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटेशन तो उसमें लिखेंगे लीव सैलरी रिसीव्ड 75,000 इनर कॉलम, देन लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10 इट विल बी व्हाट 50,000, देन टैक्सेबल अमाउंट इज ओनली 25,000। 50,000 हमारा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या हो गया एग्जाम्प्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, ग्रेचुटी ऑफ ₹50,000 नॉट अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। अभी जो नरेंद्र है ये किसी भी इसकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज है तो ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर में कवर्ड नहीं है। तो जो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर में कवर्ड नहीं होते हैं उनके लिए तीन कैलकुलेशन दिए गए, 3 अमाउंट्स निकाले जाएंगे और तीनों में से जो लिस्ट होगा दैट विल बी कंसिडर एज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव। तो फर्स्ट वन इज द लास्ट 10 month एवरेज सैलरी। लास्ट 10 month एवरेज सैलरी इज व्हाट ओनली 10,000। तो 10,000 इंटू 1/2 हाफ ऑफ द
एवरेज सैलरी। तो 10,000 बेसिक सैलरी है, वही बेसिक सैलरी लिया जाएगा क्योंकि डीए मिल रहा है, बट दैट नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। वो हमें कंसीडर करके चलना है कि परफेक्टली जो वर्डिंग दिया गया है, जो जैसा बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा, हमें उसको एज इट इज ही कंसीडर करना पड़ेगा। हम अपने हिसाब से कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी चीज अलग से कंसिडरेशन में नहीं ले सकते। तो ये पार्ट हो गया। अब ये 10,000 इंटू 1/2, 5,000 हो गया इंटू 5 years वर्क, दैट इज 25,000 ग्रेचुटी एज पर द नॉर्म्स होना चाहिए, मैक्सिमम 10 लाख एंड एक्चुअली रिसीव 50,000। तो क्या हो जाएगा इसमें 50,000 हमारा क्या हो जाएगा, 50,000 में से 25,000 एग्जेम्प्ट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो 25,000 विल बी व्हाट, टैक्सेबल। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमें 16,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा है, इंटू 10 3 मंथ तक हम वर्किंग किया नरेंद्र, उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया, तो 15,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16,000 इंटू 10 मंथ 1,60,000, और 30% ऑफ द बेसिक सैलरी क्या मिल रहा है, पेंशन। तो पेंशन फरवरी जनवरी मंथ में रिटायर्ड हो गए 31 जनवरी, तो फेब एंड मार्च ये 2 मंथ का उन्हें पेंशन मिलेगा, अनकम्यूटेड पेंशन। तो अनकम्यूटेड पेंशन जब भी मिलेगा ये हमेशा टैक्सेबल होता है। तो 10,000 का 30% होता है 3,000 फॉर 2 मंथ फेब एंड मार्च। तो 3,000 3,000 6,000, तो 1,60,000 सैलरी मिला, 6,000 पेंशन, 25,000 लीव सैलरी एंड 25,000 विल बी ग्रेचुटी। ये बहुत ही सिंपल था, फंडा टैक्सेशन के लिए भी क्लियर हो गया। उसके बाद जो इसमें डीएलएस अलाउंस दिया गया तो पार्ट ऑफ द बेसिक सैलरी होता है। बेसिक सैलरी कभी भी एज जो हम लोग सैलरी के रूप में जानते हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए होता है, और हमारे ग्रेचुटी केस में कमीशन भी हो जाते हैं अगर वो फॉर्म करेगा तो। अभी एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन लेते हैं। क्वेश्चन है, मिस्टर आनंद एन एम्प्लॉय ऑफ XYZ कंपनी। मिस्टर आनंद क्या है, XYZ कंपनी में एन एम्प्लॉय है। उसने क्या किया, द मुंबई एंड कवर्ड द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, और वो क्या है, ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर में ये एम्प्लॉय कवर्ड होते हैं। आगे क्या लिखा है, रिटायर्स एट द एज ऑफ 64। वो 64 के एज में रिटायर्ड हुए। कभी रिटायर्ड हुए, ऑन 31 दिसंबर 2014। ये 64 के एज में रिटायर्ड हुए, इनको तो पेंशन बहुत पहले से मिलता रहेगा। चलो आगे देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग 33 ईयर्स एंड 7 मंथ ऑफ सर्विस, उन्होंने 33 ईयर्स और 7 मंथ, तो ग्रेचुटी एक्ट 1972 में अगर कोई कवर्ड है, अगर उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ द मंथ में वर्किंग किया कंप्लीटेड ईयर्स के बाद, तो फ्रैक्शन ऑफ मंथ अगर 6 मंथ से ज्यादा तो नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट होता है। तो 33 ईयर्स एंड 7 मंथ, तो टोटल कितना हो गया, 34 मंथ हो गया, सॉरी 34 ईयर्स हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट द एम्प्लॉयर पेज 20,51,640 एज अ ग्रेचुटी। इन्हें इतना मिला, हम कैलकुलेट करेंगे। He also entitled for monthly pension of 8,000, उसे मंथली पेंशन भी मिलेगा 8,000 का, वो भी हमें याद रखना। He also entitled for monthly pension of 8,000. He gets 75% of pension commuted for 4,50,000 on 1st February 2023. इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अमाउंट विड्रॉ किया उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 22-23 में इन्होंने क्या कर दिया कि रिटायर्ड हो रहे 31 दिसंबर 2024 को, सॉरी 22 को, 31 दिसंबर 2024 को रिटायर्ड हो रहे। तो उन्होंने रिटायरमेंट में हर चीजें परफेक्टली क्लियर किया हुआ है कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये हमको इसमें कवर अप करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ जानते हैं, कुछ चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं कि ये रिटायर्ड हो गए 31 दिसंबर को, उसके बाद इनका पेंशन नेक्स्ट मंथ से हम लोग कंसीडर करेंगे, जहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च है। तो जनवरी में इन्हें पेंशन 8,000 मिलेगा। फिर उन्होंने 75% कम्यूटेड पेंशन निकाल लिया।
कभी निकाला, इन्होंने निकाला 1 फरवरी 2023 को। इसका मतलब जनवरी का 8,000 तो पेंशन मिलेगा, लेकिन जब फरवरी में पेंशन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इन्होंने जो टोटल पेंशन फंड था उसमें 75% निकाल दिया। इसका मतलब 8,000 का भी 75% कम हो जाएगा पेंशन नेक्स्ट मंथ से। तो जो 8,000 पेंशन इनको मिल रहा है उसमें से 75% कम हो जाएगा, तो केवल 2,000 मिलेगा। तो फरवरी मार्च के लिए इनको 2,000 पेंशन, जनवरी में 8,000 मिलेगा, फरवरी और मार्च में उनको 2,000 पेंशन मिलेगा। 2,000 फॉर द फरवरी मंथ एंड 2,000 फॉर द मार्च 2023 एज पर द रूल्स ऑफ द कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो पेंशन से मैंने बताया था, जो अनकम्यूटेड पेंशन मिलता है वो ऑलवेज टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयज हो जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों। लेकिन जो कम्यूटेड पेंशन विड्रॉ कर रहे हैं, अब यहाँ पे इसको ग्रेचुटी मिल रहा है, हाँ, तो क्या होगा, तो जो टोटल कम्यूटेड पेंशन है उसका क्या होगा, 1/3 टोटल कम्यूटेड पेंशन का 1/3 कम्यूटेड पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टोटल कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड। तो जो टोटल कम्यूटेड पेंशन इन्होंने कितना ले लिया, 75% लिया, 4,50,000। तो 4,50,000 अगर 75% तो 100 कितना होगा, 6 लाख। 6 लाख का 75% 4 लाख, तो 6 लाख का 1/3 2 लाख। तो 4,50,000 में से 2 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 2,50,000 विल बी टैक्सेबल। वो तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ग्रेचुटी मिल रहा है तो 1/3 ग्रेचुटी अगर एम्प्लॉयज को नहीं मिल रहा है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, तो 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन, टोटल कम्यूटेड पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट। तो 3 लाख होता है, लेकिन यहाँ पे इन्हें ग्रेचुटी भी मिल रहा है। तो ग्रेचुटी जब मिल रहा है तो जो पेंशन मिलेगा वो क्या होगा, सॉरी, जो कम्यूटेड पेंशन विड्रॉ किया टोटल पेंशन फंड में से, उस फंड में से जो टोटल फंड विड्रॉ हुआ है उस फंड का कितना, 1/3 केवल एग्जेम्प्ट होगा। तो 4,50,000 जो इन्होंने विड्रॉ किया वो कितना है, 75%। तो 100% टोटल पेंशन फंड में कितना पैसा था, 6 लाख। तो 6 लाख का कितना माफ हो जाएगा हमारा, ओके सॉरी, एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1/3। तो 6 लाख का 1/3 होता है 2 लाख। तो 2 लाख क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा हमारा। वो चीजें हमें परफेक्टली कंसिडरेशंस में रखना ही रखना है कि जो रूल्स बनाए गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जो हमें इनकम फ्रॉम सैलरी में दिया गया जितना एग्जेम्पशंस, वो एग्जेम्पशंस तो हमारे इसमें आ ही जाएगा। वो चीज हमें बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से, छोटे छोटे सेक्शन से जो आराम से दिया गया, हर चीजों में बहुत रेयरली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया, उन चीजों को परफेक्टली हमें कंसिडर करना है। He gets 75% of the pensions commuted 4,50,000, तो 4,50,000 में से 2 लाख माइनस हो गया, 2,50,000 विल बी टैक्सेबल। और जो अनकम्यूटेड पेंशन 8,000 जनवरी मंथ में मिलेगा, क्योंकि 31 दिसंबर में रिटायर हो तो जनवरी से पेंशन चलेगा। जनवरी में कितना मिलेगा, 8,000, फरवरी में कितना मिलेगा, 2,000, सॉरी फरवरी से 2,000, मार्च में 2,000, टोटल हमें 12,000 एज अ व्हाट, अनकम्यूटेड पेंशन मिलेगा। जो कम्यूटेड पेंशन रहेगा वो 2.5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल एंड सैलरीज इंफॉर्मेशन इज गिवन। बेसिक सैलरी 80,000 पर मंथ, तो 80,000 इंटू 9 और 7,20,000 दिया है। बोनस दिया है 36,000 रिसीव। बोनस इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस। इट इज नॉट रिलेटेड टू ओके द ईयर इन विच इट इज ड्यू। इट इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस, लाइक द also in bonus category there is also like arrears of salary. Arrears of salary is always taxable on receipt basis. Then house rent allowance 1,17,000 in bracket here written taxable. Then whole amount will be what, taxable. After that, employer's contribution to the recognized provident fund 1,10,000. The employer's contribution to the recognized provident fund is exempt up to 12% of the basic salary. In 9 months, how many basic salary you received? 80,000 into 9, 7,20,000. So 7,20,000 into 12%. 7,20,000 into 12%. So that is 86,400 only.
जब हम प्रोविडेंट फंड के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोग स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में देखा था सारी चीजें एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन नॉर्मली प्रोविडेंट फंड की जो बात होती है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होते हैं। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 12% से ज्यादा होता है तो 12% के अबव जो भी अमाउंट रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इट मीन्स 12% तक अमाउंट क्या है, एग्जेम्प्ट है। 12% के बाद अगर कोई अमाउंट आता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब इस केस में इन्होंने 1,10,000 इस ईयर में कंट्रीब्यूशन दिए उनके प्रोविडेंट फंड में। तो अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया तो हमें सबसे पहले हमारा जो बेसिक सैलरी 9 मंथ का था उसका 12% निकालना होगा। कितना होता तो 7,20,000 था, उसका हमने 12% निकाला तो आ गया 86,400 रुपीज। अब टोटल हमने एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 1,10,000 और यहाँ पे कितना आ गया 86,400। तो 1,10,000 में से 86,400 जो कि 12% ऑफ द बेसिक सैलरी है, ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस हो जाएगा, इसे एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो बचा हुआ 23,600 आउट ऑफ 1,10,000 विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, बिकॉज ये 12% से एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया है। आगे बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर आनंद। अब मिस्टर आनंद जो भी प्रोफेशनल टैक्स पे किया है वो क्या हो जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में वो डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंडर सेक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया एंटरटेनमेंट अलाउंस से और इनकम और प्रोफेशनल टैक्स जो पीटी के रूप में जाना जाता है वो जो हम पे करते हैं वो हमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 अवेल हो जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे जो भी सैलरी से सब दिया गया क्लियर हो गया, जो पेंशन मिल रहा है वो भी क्लियर हो गया, जो कम्यूटेड पेंशन विड्रॉ किया वो भी क्लियर हो गया, जो ग्रेच्युटी है वो भी परफेक्टली क्लियर हो गया। 2 मिनट ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कुछ डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने में मदद करता है। बात करते हैं मिस्टर जी रिसीव्स द फॉलोइंग emoluments during the previous year ended 31st March 2023। अब इसमें बेसिक पे 4 लाख, मतलब 4 लाख क्या है, ईयरली है बेसिक सैलरी। तो 4 लाख अगर है इसको मंथली निकालना तो हमें डिवाइड बाय से क्या करना पड़ेगा, 12 कर देना पड़ेगा। डिवाइड बाय अगर हम 12 करेंगे तो हमें मंथली सैलरी मिल जाएगा कि कितना है। तो 33,333 रुपीज के आसपास आ जाएगा। उसके बाद है डियरनेस अलाउंस 1,50,000। तो कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए या फिर कोई अदर बेनिफिट्स कैलकुलेट प्लस डीए हो जाएगी। कमीशन 1 लाख, एंटरटेनमेंट अलाउंस 40,000, मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड 25,000। याद होगा मैंने बताया था अगर कोई एम्प्लॉय मेडिकल एक्सपेंसेस कहीं इनकट करता है और एम्प्लॉयर से रीइंबर्स करता है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट अप टू ₹15,000। 15,000 से अगर ज्यादा रीइंबर्स कर रहा है दैट विल बी टैक्सेबल द एक्सेस अमाउंट। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स पेड 3,000, इसका कहीं कुछ लेना देना नहीं। इट विल बी व्हाट, डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। अब इसमें क्या आगे क्या लिखा है, मिस्टर जी कॉन्ट्रीब्यूट्स 50,000 टूवर्ड द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। उन्होंने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 50,000 इन्होंने ये किया है, डिपॉजिट किया है, उससे कुछ लेना देना नहीं, इनकम है वो अदर का चला गया, उससे कुछ लेना देना नहीं हमारा। आगे बात करते हैं, ही हैज नो अदर इनकम, इसके पास कोई अदर इनकम नहीं। डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 इफ मिस्टर जी इज स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अभी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
इसने जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो किया है तो उसको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसका बेसिक सैलरी टैक्सेबल क्या होगा। अब यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग देखेंगे। इसके में क्या डालें, सबसे पहले ग्रॉस सैलरी ले लेंगे। ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी 4 लाख है जो क्वेश्चन में दिया। डेयरनेस अलाउंस 1,50,000, कमीशन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड है। तो मेडिकल एक्सपेंसेस जो 25,000 रीइंबर्स के उसमें से 15,000 जो एग्जेम्प्ट है। हम लोगों ने परक्विसिट्स देखा था जो नॉट टैक्सेबल था। परक्विसिट्स में इस चीज को हम लोगों ने कंसिडर किया था, अगर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट लेता है वो अपना या फिर अपनी फैमिली का, दैट विल बी टोटली एग्जेम्प्ट, वो टैक्सेबल नहीं होगा। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता है, अगर वहां पे खर्चा करता हूँ, वहां पे जो भी बिल्स बनेंगे वो बिल्स का अमाउंट रीइंबर्स करता है तो 100% एग्जेम्प्ट। लेकिन कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना या अपनी फैमिली का कोई मेडिकल कराता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर से रीइंबर्स करता है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट ओनली अप टू द 15,000। या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, उन्होंने कोई ऐसा हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज किया है कि इसमें आप इलाज कराते हो और उसका पैसा आप रीइंबर्स करते हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई चीज मेंशन नहीं किया, सिर्फ रीइंबर्स के बारे में लिखा है। हम ऐसा एज्यूम करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ही है जो एम्प्लॉय ने अपने या अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए स्पेंड किया है मेडिकल एक्सपेंसेस पे, और इस एक्सपेंसेस का पैसा उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयर से रीइंबर्स किया। तो रीइंबर्स किया तो वो केवल 15,000 एग्जेम्प्ट, 25,000 उन्हें मिला है तो 25,000 में से 15,000 विल बी गेट डिडक्टेड एज अ एग्जम्पशन and 10,000 remaining 10,000 will be taxable under the head income from salary। ये हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाए उसके बाद जो प्रोफेशन टैक्स पेड लिखा है क्वेश्चन में, उसमें ब्रैकेट में लिखा है 2,000 was paid by employer। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो आपके लिए तो बेनिफिट्स हो गया, वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर जो आपने 1,000 भरा है वही केवल अंडर डिडक्शन अंडर 16 हो जाएगा। इससे अच्छा एम्प्लॉयर ने जो 2 दिया है वो आपकी सैलरी में इनकम आप ऐड कर लीजिए और 3,000 जो पे किया आपके नाम से तो पूरा डिडक्शन ले लीजिए। मेन तो यही देखा जाएगा कि आपके नाम पे कितना गया प्रोफेशन टैक्स 3,000, तो 3,000 विल बी डिडक्टेड अंडर द सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। इट्स बेटर टू टेक 2,000 एज ए इनकम, तो इनटू 2,000 इनकम ले लेंगे। उसके बाद आप डिडक्शंस करेंगे। तो सबसे पहला डिडक्शन इसके अंदर आ जाएगा अलाउंसेस रिसीव्ड। सबसे एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है पूरी तरह एग्जेम्प्ट रहता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस का ऐसा है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट रहता है। उनको दिया गया है 5,000 और 5,000 मैक्सिमम और 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना है 4 लाख। 4 लाख अगर हम लोग 1/5 निकाले तो होता है 80,000। अलाउंसेस एक्चुअली रिसीव कितना है 50,000। अलाउंसेस जो उनको मिलते हैं वो कितना है, सॉरी एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव कितना हुआ, इसको 40,000 मिला है। अब जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनको ही अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंडर में एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के डिडक्शन में 2 कंसेप्ट दिए गए थे, 2 अमाउंट कैलकुलेट करना, उसमें से दोनों में से जो लिस्ट रहेगा वो दैट विल बी एग्जेम्प्ट। तो सबसे पहला 40,000 इनको एक्चुअली रिसीव्ड हुआ। मैक्सिमम कितना है 5,000, मैक्सिमम 5,000 है और 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 4 लाख था, 4 लाख का 1/5 बोलेंगे दैट विल बी 80,000। तो 80,000, 5,000 और 40,000 विच एवर इज लोअर, तो लोअर इज व्हाट ओनली 5,000। तो 5,000 विल बी डिडक्टेड। तो 5,000 डिडक्शन मिल जाएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस के रूप में एंड 3,000 पेड एज अ प्रोफेशन टैक्स। तो जो हमने प्रोफेशन टैक्स पे किया है 3,000, वो 3,000 डिडक्ट हो जाएगा तो हमारा नेट इनकम फ्रॉम द सैलरी आ जाएगा। सिंपल था। देखो हमें सैलरी क्वेश्चन सॉल्व करते समय वी हैव टू बी कंसीडर ओनली द वर्ड इम्पोर्टेंट थिंग दैट द एम्प्लॉय इज गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स, ऑल द इनकम फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज ट्रीटेड एज अ व्हाट इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, तो
What are that incomes we have learned in very details? There are the incomes: salary, advance salary, bonus, then leave salary, provident fund, retrenchment compensation, retirement compensation, then provident fund contributions made by the employer, or perquisites. Perquisites in there are so many lists, allowances, then arrears of salary. All are the what income for an employee. And one more income, that is the pension. Pension is always taxable. Uncommuted pension is always taxable, and in commuted pension there are some working are there, some exemptions are there as per the rules given in provident fund too, in the gratuity also. अब एक नया क्वेश्चंस लेते हैं, उस नए क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं. दिया गया मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन एबीसी लिमिटेड. मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स है, वो एबीसी लिमिटेड का और कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रहे हैं. क्या लिखा है? ही हैज गिवन द डिटेल्स of his income for the previous year 2022-23. You are required to compute his gross salary from the details given below. Mr. X क्या कर रहे हैं? वर्किंग कर रहे हैं, इन्होंने डिटेल्स दिया. अब क्या क्या दिया? बेसिक सैलरी ₹1 लाख पर मंथ. 1 लाख पर मंथ है तो 12 मंथ में 12 लाख रुपीस हो जाएगा बेसिक सैलरी. DA 50% ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स. जो भी इनको डीए मिल रहा है वो 50% रिटायर बेनिफिट्स में कैलकुलेट किया जा सकता है. तो इनको कितना मिल रहा है? 80,000 पर मंथ. तो 80,000 इंटू 12 9,60,000. 9,60,000 डीए मिल रहा है, लेकिन इसका कल 50% ही डीए में बेसिक में क्या ऐड होगा रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए. चाहे वो ग्रेचुटी कैलकुलेट करे, चाहे लीव सैलरी कैलकुलेट करे, वो सारी चीजें जाएगी. उसके बाद कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर 1%. कंपनी का जो भी टर्नओवर है उसका 1% इन्हें कमीशन के रूप में मिलेगा. बोनस टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर इज 50 lakhs. 50 lakhs है तो उसका 1% हो जाएगा 50,000. तो एज अ 50,000 कमीशन भी मिलेगा उनको मिस्टर एक्स को. तो जो कमीशन मिलेगा वो भी बेसिक सैलरी में ऐड होता है ग्रेचुटी कैलकुलेट करने से. बोनस मिला है 4 लाख, gratuity 2,50,000. His own contribution in RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉय का खुद का अगर कंट्रीब्यूशन जाता है तो कोई इनकम नहीं है. ये तो देखा जाए तो डायरेक्टली डिडक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी. एम्प्लॉय का जो बेसिक सैलरी वहां से डिडक्ट होके डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन जाता था. इसका ये जस्ट एन इंफॉर्मेशन. उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना दिया गया है? 20% ऑफ इज बेसिक सैलरी. इसका जो बेसिक सैलरी है 1 लाख, उसका 20% 20,000 इंटू 12 में 2,40,000. उसमें से ब्रैकेट में लिखा गया एग्जेम 2,07,600. 2,07,600 एग्जेम्प्ट हो जाएगा. बाकी बचा 42,400 वो टैक्सेबल हो जाएगा. इंटरेस्ट अक्रूड इन द RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 13% पर एनम 1,30,000 मिला. उसमें से एग्जेम्प्ट है 95,000. तो बाकी बचा हमें टैक्सेबल कर दें. इसमें तो बहुत सिंपल दिया गया कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, क्लियरली लिख दिया गया. सिर्फ हमें छोटे मोटे कैलकुलेशंस करना है. जैसे अभी सॉल्यूशन देखते हैं. इनकम फ्रॉम कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2022 एंड 23. अब इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी दिया. बेसिक सैलरी 1 लाख इंटू 12 लाख. डीएनएस अलाउंस 80,000 इंटू 12 9,60,000. Commission on turnover 1% of the 50 lakhs, that is 50,000. Bonus 4 lakh. Gratuity
gratuity actually received was 2,50,000, and here question is not given that it is not given that Mr. X is retired or not. So it is assumed that he is not retired. And during the employment, if any person receiving the gratuity, then it is 100% taxable. Gratuity concept is also there. I forgot to mention in our introduction lectures that if gratuity received during an employment, continuity of an employment, then it is 100% taxable. Then there is no exemption will be allowed under this. It is the rule in case of salary. So here Mr. X is receiving the basic salary, bonus, commissions, gratuity. Employees' contribution to recognized provident fund is not taxable. It is nil, because the contribution made by an employee, it is from his own salary deduction, that is not his income, and that the deduction is always included in basic salary. Then employer's contribution to recognized provident fund, 2,40,000 less exempt, 2,07,600 is given. Then 32,400 will be taxable. It is very clearly given in question that 20% is employer's contribution of basic salary. So total basic salary was 12 lakh for a year, and 20% of that is 2,40,000. Out of that, in question it is already given that 2,07,600 will be what? Exempt. Then we have deducted it. Then 32,400 is taxable. After that, interest accrued in RPF, recognized provident fund, is 13% per annum. It is given 1,30,000. And also in question it is clearly mentioned that there is a exemptions. 9.5% given is 95,000. So 95,000 will be deducted from the 1,30,000. Then the total taxable amount is 35,000. Then to make the total of that, there will be the gross income from the salary. And here in this question, no entertainment allowance, and though no deductions is provided here. It means professional tax. If professional tax was given in question, then it will be deducted from the total gross income from the salary. So then gross income less the what? Deduction under section 16. That is section 2 and section 3. Section 2 deals with the entertainment allowance, and section 3 deals with the professional tax. After deducting that, we will get the net income from the salary. Our next question is Mr. C, who is currently employed with JSM Limited, furnishes you the following information. तो क्या कर रहा है? हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. अब इसके अंदर डिटेल्स दिया गया फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23. क्या लिखा है? बेसिक सैलरी पर मंथ लिखा है 5,000 rupees. 5,000. So 5,000 into 12, it will be the 60,000 for a year. Dearness allowance per month from 1st April 2022 to 31st December 2022 is 25% of basic salary. What is basic salary of the per month? It is 5,000. What would be the 25% of that? That is 1,250. That is 1,250 rupees into what? 9 months. That will be part of the only what? 9 months. Because from the 1st April 2022 to 31st December 2022 केवल 9 month के लिए क्या है? 25%. After that, from 1st January 2023 to 31st March 2023, it is 32% of basic salary. जो हमारा 5,000 है उसका 32% ले लिया जाएगा into 3 months.
फिर प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड पर मंथ ₹120, और ₹120 पर मंथ हो रहा है तो साल का कितना हो जाएगा 1440 ₹1440 दैट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 फ्रॉम द टोटल ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंस ₹3500। It is not given per month. It is assumed that it is the what? It is yearly. It is yearly conveyance. फिर बोनस एट द रेट 20% ऑफ द बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। तो वट एवर अवर बेसिक अमाउंट 60,000 प्लस अवर 11,250 एंड 4,800, तो टोटल हम लोग इसका तीनों का कर बोनस जो हम डीएनएस अलाउंस जो 9 मंथ प्लस 3 मंथ का है ये लेंगे, और जो बेसिक है ये पूरा टोटल लेने का, तो उसका जो 20% आएगा वो 20% एज अ बोनस के रूप में मिलेगा। अभी बोनस सिर्फ लिखा गया है कि पेड और पेएबल नहीं लिखा है। इट इज अज्यूम दैट इट इज पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, एम्प्लॉय को पे कर दिया, हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे। उसके बाद बात करते हैं मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सी। अब मिस्टर सी के बिहाफ पे क्या हो गया, एम्प्लॉयर ने उसका मेडिक्लेम इंश्योरेंस दिया। मेडिक्लेम इंश्योरेंस एक परक्विजिट्स के रूप में आ जाएगा, जहां पे एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को फेवर कर रहा है। तो एम्प्लॉय के फेवर में उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय को कुछ न कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए। इस बेनिफिट्स के रूप में एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट्स के बहुत सारे फायदे हो गए, जिसके रूप में उन्हें क्या हो गया, उनको पेमेंट कर दिया। अगर पेमेंट किया तो एम्प्लॉय को अपनी जेब से नहीं पे करना पड़ा, एम्प्लॉयर ने पे किया। और हमने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि एम्प्लॉयर से अगर एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट्स इनकम रिसीव्ड हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है जो एम्प्लॉयज का वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो दैट विल बी एज कंसिडर एज ए इनकम फॉर एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय है इसके लिए इनकम कंसीडर किया जाएगी। तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो भी पे कर रहा है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सॉरी, मेडिक्लेम इंश्योरेंस के बारे में हमने बात किया, तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस विल बी एग्जेम्प्ट नॉट टैक्सेबल परक्विजिट से जो मेडिक्लेम के अंडर में आता है। मेडिक्लेम में 15,000 तक का एग्जीबिशन भी दिए गए कि प्राइवेट में खर्चा करते हैं, और यहाँ पर भी वही दिया गया कि 15,000 इसका 2,800 रुपीज एम्प्लॉयर ने पे किया। तो मेडिक्लेम अगर एम्प्लॉय का मेडिक्लेम अगर एम्प्लॉयर करता है तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट होता है। अब बात करते हैं न्यू क्वेश्चंस के बारे में। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर वीरेन who retired from the services of Hotel Star Limited as on 31st December 2022। 31 दिसंबर 2022 को मिस्टर वीरेन क्या हो गए, एक होटल इंडस्ट्री है जहां से उन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट लिया। आफ्टर बीइंग द सर्विस फॉर 8 years, उन्होंने 8 years तक की सर्विस किया। रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 के एंड तक उन्होंने उनको जो भी अमाउंट पे किया गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसका पूरा डिटेल नीचे दिया। सैलरी एट द रेट 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ इन्हें क्या मिल रहा है, सैलरी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ 58,000। अब 15,000 में क्या क्या इंक्लूड है उसके बारे में डिटेल दिया गया। इन्हें 8,000 पर मंथ बेसिक सैलरी है, उसके अंदर डियरनेस अलावेंस है 4,000 विच इज फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, जो क्या कर रहा है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए डीएनएस अलावेंस एड अप होगा। तो 8,000 प्लस 4,000 12,000 क्लियरली हो गया, ऐसा पूरा बेसिक पकड़ा जाएगा इसको। सिटी कॉम्पनसेटरी अलावेंस 3,000। दिस हैज बीन रिवाइज सैलरी स्ट्रक्चर फ्रॉम द 1st January 2022।
ओके, तो ये उनका रिवाइज तो बात करते हैं। पेंशन एट द रेट 25% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस। जो डीएनएस अलाउंस उनको 1 जनवरी से मिल रहा था, उस वहां से क्या हो जाएगा, ये उनका 1 जनवरी 2023 से उन्हें क्या हो जाएगा, पेंशन मिलना चालू, जो क्या रहेगा 25% ऑफ बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस रहेगा। इनका डीएनएस अलाउंस कितना था, 4000 पर मंथ। बेसिक कितना था, 8000 प्लस 4000 कितना हो गया, 12,000 का कितना निकालना है हमको, 25%, दैट विल बी व्हाट, 3000। तो 3000 जनवरी 2023 से क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च ऑफ 2023 3 मंथ होते, तो 3 मंथ इंटू 3000, दैट विल बी 9000 इन्हें इसके रूप में मिलेगी। और 15,000 तो इन्हें सैलरी मिल ही रही थी, 9 मंथ तक मिलेगी फ्रॉम अप्रैल 2022 टू 31 दिसंबर 2022, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 को मिस्टर वीरेन क्या हो गए, वो रिटायर्ड हो गए पूरी तरह। आगे, लिव एनकैशमेंट रिसीव्ड 1,12,000 फॉर 280 डेज। 280 डेज के लिए इन्होंने क्या हुआ, लिव एनकैशमेंट मिला ड्यूरिंग द 8 ईयर एट द रेट 35 डेज लिव्स इन ईच ईयर। हर ईयर कितना मिल रहा था, 35 डेज का लीव मिल रहा था। He has not availed any earned leave during his tenure of 8 years and gratuity of 80,000. And utilized only his annual casual leave. उन्होंने क्या कर दिया, उसने जो भी इसको ईयरली मिलता था लीव्स, उसमें से इन्होंने कुछ भी यूटिलाइज नहीं की। जो नॉर्मली जो उनको कैजुअल लीव्स मिलते थे, जिसको हम लोग सीएल बोल सकते हैं, या फिर एसएल सिक लीव जो मिलता रहेगा, वही यूटिलाइज किया। इसके अलावा इनको जो पेड लीव्स मिल रहे हैं, इसको इन्होंने यूटिलाइज ही नहीं किया। तो हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कैलकुलेशन होता है 30 डेज का, तो 30 डेज इंटू वॉट, 8 ईयर्स, हो जाएगा 240 इंटू लास्ट मंथ बेसिक सैलरी, वो कितना हो जाएगा, 12,000। दैट इज द बेसिक सैलरी, 8,000 प्लस डीएनएस अलाउंस 4,000, तो 12,000 पर मंथ के हिसाब से था। इंटू 8 ईयर्स के लिए कर लेंगे पर मंथ के हिसाब से 30 डेज इन ईयर एज पर द गवर्नमेंट रूल, तो अमाउंट आ जाएगा, इनका आ जाएगा 96,000। मैक्सिमम डिडक्शन इज 3 लाख। लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी लेंगे तो वो आता है 12,000 बेसिक प्लस डीए। 8,000 plus 4,000, 12,000 into 10 month, 1,20,000. And leave salary actually received 1,12,000. तो इन तीनों में अगर लिस्ट देखें तो 96,000 रुपीज। तो 96,000 1,12,000 में से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, तो बचा 16,000 विल बी व्हाट, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी एज अ व्हाट, लीव सैलरी एनकैशमेंट टैक्सेबल। और इनको ग्रेचुटी मिला 80,000। इनका बेसिक सैलरी क्या हो जाएगा, 8,000 बेसिक सैलरी प्लस 4,000 डीए। तो 8,000 प्लस 4,000 दोनों को हम लोग एडअप करें 12,000 होता है। तो 12,000 इंटू, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो ऐसा एज्यूम करेंगे ये एम्प्लॉय क्या है, ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होगा। ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड एम्प्लॉयज का रहेगा तो ही हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज अदर एम्प्लॉयज का। तो 12,000 इसका क्या है, एवरेज सैलरी। तो 12,000 इंटू 1/2, 12,000 इंटू 1/2। जो हम लोगों ने नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेचुटी में 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन था एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 1972 और दूसरा था अदर एम्प्लॉयज। अदर एम्प्लॉयज मतलब दोज हु आर नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो ग्रेचुटी एक्ट 1972 में मिस्टर वीरेन भी हम लोग ऐसा समझेंगे नहीं कंसीडर होता है। और क्वेश्चन के लास्ट में लिखे अज्यूमिंग दैट ही इज नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी ऑफ द पेमेंट एक्ट 1972। तो उसका जो बेसिक प्लस डीए दैट इज 12,000। तो 12,000 डिवाइड इंटू 1/2 मतलब हाफ, 6,000 इंटू 8 ईयर्स कंप्लीट, 72,000। तो 72,000 इसका क्या होगा, एक अमाउंट कैलकुलेट, मैक्सिमम लिमिट इज 10 लाख। एंड ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड 80,000 received, 72,000 as per calculation and 10 lakh maximum limit. What is the least of that 72,000? Then, sorry, 6 into 8, 48,000. Sorry,
I calculated as a 72,000. I calculated 6,000. Sorry, 9 into 8 कर दिया था मैंने, 9,000 into 8. It is 8 years into what? 12,000 into 1 by 2 into 8 years, completed years. It will be 48,000. So 48,000 as per calculation. 80,000 gratuity actually received, and maximum exemption is rupees 10 lakh. The list of the following is what? So that is 48,000. So out of 80,000, 48,000 will be exempt and remaining 32,000 will be taxable. Okay, so here is very clear questions. तो हमारा जो लेक्चर था वो क्लियर है. इनकम फ्रॉम सैलरी, इस टॉपिक में हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखा और बहुत सारी चीज़ें कवर किया. तो सो इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट हेड, इट इज़ वेरी क्लियर इन दैट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन टिल मेनी थिंग्स आर कवर्ड. द फर्स्ट थिंग दैट इन सैलरी टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या कंसिडरेशन है कि इन सैलरी देयर शुड बी रिसीवर एंड पेयर, देयर शुड बी रिलेशन बिटवीन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. दैट इनकम मस्ट बी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, एंड सैलरी ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर. एडवांस सैलरी इज ऑल्सो टैक्सेबल. बोनस एंड एरियर्स ऑफ सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन द रिसीव्ड बेसिस. Sorry, after that these both are taxable. After that bonus and arrears of salary is always on received basis. When the year in which these incomes are received, in that year only it will be taxable. After that we have seen that the salary always must be related to only the previous year. If it is in previous year, then it will be what? Taxable. After that, we have learned the other incomes, except that the salary. What are the incomes are covered under the head's salary? That is the income in lieu of salary, gratuity, provident fund. Provident funds are three types: statutory provident fund, recognized provident fund, and unrecognized provident fund. Retrenchment compensation scheme, retirement compensation scheme, gratuity also we have learned. Gratuity is for the two sections, government employee and non-government employee. Okay, for the government employee it is always exempt, and for the non-government employee there are two cases where the employee covered under the Gratuity Act 1972 and employee not covered under the Gratuity Act 1972. Maximum exemption limit is 10 lakh, subject to the conditions. And after that, retrenchment compensation scheme, there is a maximum exemption of the 5 lakh. Retirement compensation scheme, where the maximum exemption is 5 lakh rupees. Maximum exemption is 5 lakh rupees. It is also given there. Where after that, two more things is which we have to perfectly calculate. One is pension, another is leave, encashment of leave salary. In case of gratuity, in questions we have seen that during an employment, if any employee receives the gratuity, then it is always 100% taxable. A gratuity exemptions is allowed only when it is received at the time of the retirement. So gratuity when the performing the part of the retirement, then it is what? Exempt. So okay, depending on the list amount calculated as per the exemptions amount criteria is given there.
and during the employment if gratuity is received by an employee from the employer, then it is always taxable 100%. Like that, pension and encashment of leave salary. In pension, if any amount withdrawn from the provident fund, then it is always taxable during an employment. If after the retirement, then there will be no taxation is provided on that. So let us leave that. Come to the topic pension. In pension, if employee received uncommuted pension every month, whether it is government employee or non-government employee, uncommuted pension is always taxable 100% to both the employer, government and non-government. There is no exemption for that. Both in pension is considered as a income from salary for the both government employee and non-government employee. Another is uncommuted pension. Commuted pension. Commuted pension is a pension which is withdrawn by an employee, okay, after the retirement. जब रिटायरमेंट होता है प्रीवियस ईयर में, अगर किसी भी एम्प्लॉय ने टोटल पेंशन फंड में से जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं उसे कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं. टोटल कम्यूटेड पेंशन, उसके बेसिस पे हमारा पेंशन कैलकुलेट होता है. अगर हम कम्यूटेड पेंशन पे अगर कुछ पेंशन विड्रॉ कर लेते हैं कम्यूटेड पेंशन, तो वो हमेशा टैक्सेबल हो जाएगा. अगर रिटायरमेंट के समय अगर हमें एम्प्लॉयर से पीएफ ग्रेचुटी मिल रहा है, तो ग्रेचुटी अगर मिल रहा है तो जो हम कम्यूटेड पेंशन विड्रॉ कर रहे हैं, तो जो टोटल कम्यूटेड पेंशन था उसका 1/3 एग्जिम्प्ट हो जाएगा. अगर हमें एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है, तो जो टोटल कम्यूटेड पेंशन है उसका हाफ टोटल कम्यूटेड पेंशन विड्रॉ से डिडक्शन मिल जाएगा एज ए एग्जिम्पशन के रूप में. सिंपल है. अनकम्यूटेड पेंशन ऑलवेज टैक्सेबल, जो मंथली पेंशन के रूप में मिलता है, जिसको हम पेंशन जानते हैं. और जो कम्यूटेड पेंशन हमारा एक फंड होता है पेंशन का, उसे हम लोग कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं. उस कम्यूटेड पेंशन में से जो अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे वो टैक्सेबल है कि नहीं टैक्सेबल? टैक्सेबल है, लेकिन उसके अंदर एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किया गया है कि पर्टिकुलर अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. उसके ओवर एक्सेस जो भी अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे वो हमें क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मेरा जो पेंशन है उसमें फंड है टोटल 10 लाख रुपीज. मैंने उसमें से 7 लाख रुपीज विड्रॉ किया. मैंने कितना विड्रॉ किया? 7 लाख रुपीज विड्रॉ किया कम्यूटेड पेंशन. और जो मुझे एवरी मंथ पेंशन मिलता था वो 10,000 मिलता था. अनकम्यूटेड पेंशन 10,000. अब टोटल कम्यूटेड फंड कितना था पेंशन में? 10 लाख. उसका 70% मैंने निकाल लिया, मतलब 7 लाख 70% हो गया. तो जो मुझे मंथली पेंशन मिलता था अनकम्यूटेड पेंशन के रूप में, जो कितना मिलता था 10,000, वो भी 70% कम हो जाएगा 3,000. जिस मंथ में विड्रॉ करूंगा उसके नेक्स्ट मंथ से मुझे केवल 3,000 पेंशन के रूप में मिलेगा. एकदम क्लियर होगा. लेकिन जो 7 लाख रुपीज मैंने कम्यूटेड पेंशन, टोटल जो मेरा पेंशन फंड है 10 लाख, उसमें से जो मैंने 7 लाख रुपीज निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, अब उसका क्या होगा? अब उस फंड का क्या होगा? उस फंड का कैसे यूटिलाइजेशन चलेगा? वो जो मैंने 7 लाख विड्रॉ किया, क्या वो पूरा टैक्सेबल है कि पार्ट है? हाँ, क्वेश्चन है. उसका 1/3 अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेचुटी दे रहा है तो 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन. टोटल पेंशन कितना? 10 लाख. 10 लाख का 1/3 33,33,333 रुपीज. ये क्या होगा? 7 लाख में से एग्जाम, तो बच्चा पैसा टैक्सेबल. अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन ग्रेचुटी दे रहा है, ग्रेचुटी नहीं दे रहा है, मैं रिटायरमेंट में मुझे ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है, तो जो टोटल 10 लाख है, 10 लाख का कितना? 1/2 50% will be what exempt from the total commuted pension withdraw. टोटल कम्यूटेड पेंशन कितना विड्रॉ किया? 7 लाख. तो टोटल कम्यूटेड पेंशन कितना था? फंड 10 लाख. तो 10 लाख का 1/2 दैट इज 50%, 5 लाख रुपीज. तो 5 लाख रुपीज 7 लाख से माइनस हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. तो टैक्सेबल कितना है? ओनली 2 लाख रुपीज हो जाएगा. परक्विजिट्स में हमने देखा अगर मेडिक्लेम इंश्योरेंस एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स पर प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से अगर आप लेते हो तो कल 15,000. गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर ऐसा कोई हॉस्पिटल जिसको नोटिफाई किया गया है द चीफ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है. एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का किया हुआ खर्चा, या फिर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चीफ कमिश्नर ने जिस हॉस्पिटल्स को नोटिफाई किया हुआ है, अगर वहां पर ट्रीटमेंट करके एम्प्लॉयर्स हम लोग रिइंबर्स करते तो 100% टैक्स फ्री. मेडिक्लेम इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पे कर रहा है तो भी क्या 100%
टैक्स फ्री हो जाएगा। समझ में आ गया? सॉरी, टैक्स फ्री हो जाएगा मेडिकल के केस में सारा। सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है, स्पेंड कर रहा है अमाउंट फॉर हिम और हिज फैमिली पर्पज, तो देन वो पैसा अगर एम्प्लॉयर से रिइंबर्स कर रहा है तो हमेशा क्या होगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लिव इनकैशमेंट ऑफ द सैलरी था, लिव इनकैशमेंट ऑफ सैलरी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर हम कर रहे, कई फंड्स की जरूरत रहती जो एक्यूमुलेटेड लीव्स रहता है, हम ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट हम लोग क्या करते हैं, इनकैश कराते हैं। अगर ड्यूरिंग एन एम्प्लॉयमेंट अगर हम अपना कोई भी लीव इनकैश करा रहे, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग एन एम्प्लॉयमेंट इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, वो हमेशा टैक्सेबल रहेगा, हमेशा। वो हमें हर चीज को क्लियरली याद रखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो लीव्स है, अगर ये एक्यूमुलेटेड लीव्स कैरी फॉरवर्ड होते गए और एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट अगर हम इसको एनकैश करा रहे हैं, उसमें लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी क्या है वो लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट के हिसाब से 30 डेज का लीव्स है, 30 डेज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स जो किया आपने, और जो लीव्स अगर यूटिलाइज किया है तो अगर मेंशन किया गया क्वेश्चन, अपने लीव माइनस कर दो, जो बच गया लीव्स उस लीव को करंट मंथ की सैलरी से कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिए कि टोटल अमाउंट कितना। मैक्सिमम एग्जेम्पशन इज 3 लाख, और जो हमारा पूरा अलाउंसेस दिए गए कि लीव एनकैशमेंट आपको एक्चुअली कितना रिसीव हुआ, लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी, 30 डेज लीव्स इन अ मंथ, वो कैलकुलेशन हो गया 3 लाख मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट एंड लीव एनकैशमेंट सैलरी एक्चुअली रिसीव एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। तो चारों अमाउंट में से जो लीस्ट अमाउंट, सबसे कम अमाउंट रहेगा, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं और बहुत सारे इसके ऊपर तभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए इनकम फ्रॉम द सैलरी में। इनकम फ्रॉम सैलरी आवर टॉपिक इज क्लोज्ड। ओके, थैंक यू एवरीवन। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है इसके क्वेश्चंस जब फाइनल क्वेश्चन किया जाएगा, जब ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा तो उसमें भी इसके क्वेश्चंस आएंगे। उसमें एक ही पर्सन से के बिजनेस के भी क्वेश्चंस रहेंगे, सैलरी के भी क्वेश्चंस रहेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी रहेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी रहेगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन से जो गेन या प्रॉफिट होगा, जो सरप्लस या प्रॉफिट होगा, उसमें जो उनके सारे हेड्स के इनकम का टोटल लेना पड़ेगा। तो उसमें सैलरी फिर से एक बार रिपीट होगा। तो हमने जो जो पढ़ा ये सारी चीज हमें परफेक्टली याद रखनी चाहिए। तो इट वाज अ वेरी नाइस लेक्चर ऑन द इनकम फ्रॉम सैलरी। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसके अंदर सारे हाउस प्रॉपर्टीज के ऊपर एकदम क्लियरली और एकदम परफेक्टली पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया। तो उसके ऊपर कोई डाउट्स हमें क्रिएट नहीं होगा। तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां पे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड हेड्स ऑफ इनकम, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एक अच्छे से स्टडी करेंगे, सारे सेक्शन रूल्स और कुछ क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।